बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशी खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि बड़ी घिनौनी है, एक अमल जो कि बड़ा ही घटिया है, बड़ा ही गलीज़ अमल है, बड़ी ही गिरी हुई हरकत है, बड़ी ही छोटा काम है जो आजकल हेटर्स मुसलसल कर रहे हैं। करते क्या हैं, पहले ये सुन लें। करते ये हैं कि ऑडियंस में से, पब्लिक में से जो मतलब सितारा को पसंद करने वाले लोग हैं, वो जब इन हेटर्स की वीडियोस पर जाकर कमेंट करते हैं, ज़ाहिर है जो जिस तरह की ये बातें करते हैं, अब आगे से सुनने वाले को, मुझे ठीक ठाक गुस्सा आता है। मैं चूँकि एक रिएक्शनस हूँ, मैंने थोड़ा बैलेंस में रहना होता है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें गोल कर जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पी जाता हूँ। लेकिन वो तो पब्लिक है ना, जब वो सुनते हैं उनको गुस्सा आता है, तो वो आगे से रिएक्ट करते हैं, कॉमेंट करते हैं। अब हेटर्स, ये लेडीज़, ये एक घटिया काम ये करती हैं कि ये उनके कमेंट्स को उठाकर स्क्रीनशॉट बनाकर लगा देती हैं कम्युनिटी पर, और साथ में इंतहाई गलीज़ गालियाँ लिख देती हैं और अपनी पब्लिक को भी बोलती हैं कि आप इनको गालियाँ दीजिए। पहले इन्होंने ये तलहा पटेल सिस्टर के साथ किया, कुछ दिन कबल एक और सिस्टर के साथ भी किया हुआ था, कल इन्होंने सुनीता आंटी के साथ ये किया। मैं जो है वो मैंने कल सुबह ही देख लिया था, ये कम्युनिटी देख ली थी, लेकिन जो है वो मेरा ये था कि अच्छा मैं ये अपनी वीडियो में बात करता हूँ, लेकिन जो है वो मामला कुछ इस तरह के हो गए कि मैं जो है वो बात कर नहीं पाया। तो बात यह है कि देखें, सुनीता आंटी ने कमेंट किया हुआ था, शायद जो है वो उनके पास कोई हेल्प के लिए आया था, इस लेडी के लिए कोई हेल्प के लिए आया था, तो उन्होंने जो है वो ये बता दिया कि भाई इसके बेटे के मामले में जब ये कुछ सीरियस कंडीशन हुई या ज़्यादा मामला ख़राब हुआ, तो मेरे पास किसी ने हेल्प के लिए मुझसे कांटेक्ट किया था। ठीक है, उनके इतना बताने पर अब यहाँ पर इन्होंने कोई गाली नहीं दी, सुनीता आंटी ने कोई घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, कोई गंदी बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि मेरे पास हेल्प के लिए आया था, लेकिन मैंने नहीं हेल्प की, क्योंकि अगर ये लेडी जो है वो सही काम कर रही होती या हलाल तरीके से रोज़ी कमा रही होती तो मैं ज़रूर हेल्प कर देती। लेकिन चूँकि ये ज़ाहिर हर किसी का अपना अपना नज़रिया है। अब जिन चीज़ों को मैं हराम समझता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे उनको हराम समझते हो सकता है कोई उनको हलाल भी समझता हो। यहाँ पर इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं। अब जो काम ये करते हैं, जिस काम से ये पैसा कमाते हैं, ये एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों को ये जो ये समझते हैं कि भाई ये हराम काम करके पैसा कमाते हैं। कुछ ना कुछ हद तक मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ये जो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ये जो गाली गलौज करते हैं, ये घटिया लैंग्वेज जो ये यूज़ करते हैं, गिरी हुई बातें करते हैं, तो ये इन बातों से जो पैसे कमाते हैं वो हराम कमाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी अगर ये सही काम करती होती तो मैं ज़रूर इनकी हेल्प करती, अगर ये सही काम नहीं कर रही तो मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगी। अब इस बात ने इतना ज़्यादा ट्रिगर किया कि कम्युनिटी लगा दी, और कम्युनिटी लगा के इंतहाई घटिया और गंदी गालियाँ देना शुरू कर दी। मुझे एक बात बताएं, ये जिस लेडी की आप बात कर रही हैं, ये माँ की उम्र की हैं, मेरे ख्याल से आपकी भी माँ की एज की होंगी, और इतनी मुश्किलात, इतनी मुसीबतें आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अगर आपने देखी भी है तो किसी और के लिए, मतलब ज़ाहिर अपने बेटे के लिए, अपनी जान से हटकर अपने बेटे के लिए इन्होंने वो तकालीफ़, उससे भी कई गुना ज़्यादा तकालीफ़ अपनी जान पर बर्दाश्त की हैं। जिस गम से, जिस तकलीफ़ से आप गुज़र रही हैं, उतने ही गम, उतने ही तकलीफ़, बल्कि उसको 10 से मल्टीप्लाई करके देखें, उससे ये खातून गुज़र रही है। क्यों? क्योंकि इनकी बेटी भी उसी डिज़ीज़ से गुज़री हैं जिस डिज़ीज़ से ये खातून गुज़र रही हैं। ये 2 दफ़ा कैंसर का शिकार हुई और 1 दफ़ा इनकी बेटी कैंसर का शिकार हुई। अल्लाह इन दोनों को सेहत अता फरमाए। बट स्टिल उन सारी चीज़ों के बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा हौसले वाली खातून हैं। होना तो ये चाहिए था कि जैसे उन्होंने, आपने कम्युनिटी लगाई, वैसे ही जो है वो उनका भी चैनल है, आपको अगर नहीं पता तो, वो अपने चैनल पर जो है वो ठोक बजा कर आपकी या आपसे भी ज़्यादा ज़ुबान इस्तेमाल करके वो भी आपको गंदी गालियाँ देती। वो भी आपको, जैसे आपने उनको साजिद की आर बनाया, वो आपको असगर की बना देती, हाँ, आपको शाह की बना देती, क्योंकि आप सभी इन्हीं लोगों को डिफेंड करते फिर रहे होते हो ना, तो आपको इनमें से किसी एक की बना देती। लेकिन वो ज़र्फ़ वाली खातून है, उन्होंने वो काम नहीं किया। ये मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरी नज़रों से जो वो, ज़ाहिर मैं रिएक्शनिस्ट हूँ तो हमने अपना काम करने के लिए रिसर्च करनी होती है, तो मेरी नज़र से ये कम्युनिटी गुजरी, मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये क्या बात हुई।
भाई आप यहाँ पर खुलेआम वीडियोस बनाते हो, खुलेआम किसी को भी कुछ भी कह देते हो, तो जब आप जो है वो ये सोशल मीडिया पर बैठकर अब आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हो तो फिर बदले में क्रिटिसिज्म लेने का हौसला भी रखो। ये बात मैंने अगले दिन भी की थी। भी जवाब देना मुझे दो, साजिद को दो, सितारा को दो, सो उन किसी पर भी जिस पर आप बात कर रहे हो करो। पब्लिक तो सांझी है। मतलब मुझे यकीन करें, मैं अगर जो है वो आप लोगों को एक्सेस दूं, आप में से किसी को भी मैं एक्सेस दूं, आप देखें मेरे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स मैं डिलीट करता हूं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मैं डिलीट कर देता हूं, मैं रिमूव कर देता हूं, किसी को हाइड कर देता हूं। क्यों? क्योंकि इस तरह के अल्फाज लिखे होते हैं मुझे लेकर, इस तरह की गालियाँ दी हुई होती हैं। बाज़ लोग होते हैं इस तरह के, दिल करता है कि जो है वो ठोक बजा कर सारे लिहाज साइड पर रख के ठोक बजा के गंदी गालियाँ दूँ, लेकिन नहीं देता। क्यों? पब्लिक है यार। अब जो है वो पब्लिक को भी अगर गालियाँ देनी है तो फिर हमारा जो है वो अल्लाह ने हमें जो प्लेटफॉर्म दिया है, अल्लाह ने इतनी रिस्पेक्ट दी है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, फिर उसका क्या फ़ायदा उसका कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त वाला बनाया है और हम पब्लिक को गालियाँ देकर अपने लिए ज़िल्लत चूज़ कर रहे हैं। ये बड़ा ज़िल्लत वाला काम है, जलील काम है यार। आपको आकर कोई कमेंट करता है, बेशक वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इज़हार कर रहा है, वो अच्छा है बुरा जो भी कर रहा है, उसने जो चीज़ आप में देखी उसने बोल दिया, आप उठाएं उसकी कम्युनिटी लगा के उसको गालियाँ देने लग जाएँ, फिर कहाँ चलेगी आप लोगों की अकल? क्या पागल हो गए हो आप लोग? भाई जब जिस तरह के अल्फाज आप सितारे के लिए यूज़ करते हो उससे तो बहुत कम है जो लोग आपके लिए यूज़ करते हैं। तो फिर थोड़ा सा हिम्मत भी रखा करो बर्दाश्त करने की कि भाई हाँ चलो ठीक है वो पब्लिक है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हाइड कर दो, डिलीट कर दो कमेंट, बस इतनी सी बात है। नहीं, ये सिर्फ एक का नहीं, ये इन सब का, ये पूरा ग्रुप है ना जो पूरा गैंग है, इन सब का ये काम है। क्या करते हैं, जो इनको ऑडियंस जाकर जो कमेंट करती है ये उसका स्क्रीनशॉट बनाते हैं, कम्युनिटी पे चिपकाते हैं और ठोक बजाकर गालियाँ देते हैं। इतनी फ्रस्ट्रेटेड लेडी हैं, इतनी फ्रस्ट्रेटेड लेडी हैं, थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म अपनी ज़ात के लिए थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इतना सा मिन्नी सा भी, लेकिन खुद भर भर कर 30-30 मिनट की वीडियो बनाकर दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि लो जी हम हक और सच के रास्ते पे। क्या हक सच है तुम्हारा यार, शाबाश, इसे तुम हक सच बोलते हो? बहुत छोटे लोग हो तुम, बहुत छोटे लोग हो। थोड़ा सीने को चौड़ा रखा करो, थोड़ा अपने अंदर हौसला और हिम्मत रखा करो सुनने की भी। जब आप सुनाते हो तो थोड़ा सा अपने माइंड को जरखेज़ रखा करो। जब आप दूसरों को कहते हो ना तो खुद इतना मतलब रखा करो कि यार अगर कोई हमें बोल दे तो हमने भी बर्दाश्त करना है। वो कितने अरसे से बर्दाश्त कर रही है सितारा, कि ज़माना हो गया। यही लोग जो आकर कमेंट करते हैं ये भी बेचारे कितने अरसे से, इनके कान ख़राब हो गए हैं आप लोगों को। मेरे भी अक्सर मैं कान में उंगलियां मार रहा होता हूँ ख़राब हो गए हैं आप लोगों की बातें, इस तरह की बातें सुन सुन के। हमारा भी तो हौसला है ना, हम सुन रहे हैं। इन पब्लिक का भी है, उन सितारा के ख़ानदान का भी है, इनका भी हौसला है, ये आप लोगों को सुना रहे हैं। आप में इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि अगर आपको कि अगर इस तरह का कमेंट करते और आप उसको बर्दाश्त कर पाएँ, उसको उठा के चिपका देंगे कम्युनिटी पर और फिर समझेंगे जो जी हम तो गाजी हैं हम तो गाजी बन गए ना, जब वो किला फतह करके आ रहे हैं। तो एक घोड़ा बहादुरी का काम नहीं है जो आप कर रहे हो। ये करके आप अगले बंदे की नज़र में मज़ीद गिर जाते हो। अगर आपको लगता है ना कि आप ये करके आप जो है वो इज़्ज़त बना रहे हो 4 लोगों में, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी कमज़ोरी शो करवाता है। इससे ज़ाहिर होता है कि आप कितने कमज़ोर हैं, कितने बेबस हो आप लोग, कि एक छोटा सा कमेंट आपसे बर्दाश्त नहीं होता हद हो गई यार। बड़े कमेंट आते हैं, मुझे भी बड़े कमेंट आते हैं। आज भी मैं एक कमेंट सुनाता हूँ। ये खातून कहती हैं, ये फैज़ान खान टाइटन हैं, तो इन्होंने थोड़ा बेहतर अल्फाज इस्तेमाल किए, मुनासिब अल्फाज में बात की, थोड़ा जो है वो रीज़नेबल कमेंट था, तो मैंने लिख लिया कि चलो मैं इस पर बात कर लेता हूँ। अदरवाइज़ जो गालियों वाले कमेंट होते हैं उनको वैसे इग्नोर मार दो, या डिलीट मार दो, या हाइड कर दो। कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा है तो हाइड कर दो, जान छुट्टी, दोबारा करे ही ना नरोला ढोला से जान छुट्टी। तो ये तो नहीं कि आप जो है वो उठाकर गालियाँ देने लग जाए। मैंने आज तक ये वाली कभी हरकत नहीं की कि कोई आकर मुझे कमेंट कर रहा है। जैसे भी बड़े बड़े एंड लेवल के भी कमेंट कर जाते हैं, मतलब ऐसे कोई घटिया कमेंट भी लोग कर जाते हैं ना, तो मैंने आज तक ये वाली हरकत नहीं की। बहुत कुछ किया है, कमेंट डिलीट कर दिया, हाइड कर दिया, रिमूव कर दिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन ये वाला काम कभी नहीं किया कि उठाकर कम्युनिटी पे चिपका दो। हद नहीं होगी यार। खैर अब ये लेडी पता क्या कहती है जी, फैज़ान खान टाइटन है, कहते जी कैसे प्रोफेसर हैं आप, कितना फालतू टाइम है आपके पास, फालतू में सितारा के ख़ानदान पर वीडियोस बनाने की कुछ मतलब आपके पास कितना टाइम है, कितने फालतू इंसान हैं आप, कैसे प्रोफेसर हो आप, क्या आप सितारा के ख़ानदान पे फालतू में सितारा के ख़ानदान पर बैठकर वीडियोस बनाते हो? कुछ अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाओ ना। जाहिलों के ख़ानदान पर इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाते रहते हैं और नेम रखा हुआ है प्रोफेसर आज़म। अब प्रोफेसरों को यही काम रह गया क्या, जाहिलों पर कमेंट्री करते फिरें, और कोई काम नहीं रह गया है प्रोफेसरों को।
ठीक है। अब ये एक्चुअली एक तरह से मुझे क्रिटिसाइज़ करनी है कि भाई तुम खुद को प्रोफेसर कहते हो और जो सितारा के ख़ानदान पर रिएक्ट करते हो, कमेंट्री करते हो तो इस तरह के कमेंट्स हमें भी आते हैं यार। तो मैंने तो कभी ये काम नहीं किया कि मैं उठाकर कम्युनिटी पे लगा दूँ या आगे से मैं गालियाँ देने लग जाऊँ। क्यों भाई, एक बंदा आकर कमेंट कर रहा है तो वो जिस तरह की भी बात कर रहा है वो आगे से गालियाँ डिज़र्व नहीं करता। जो आकर हमें कमेंट कर रहा है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, हम आगे से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे। अगर हम देना चाहें तो, नहीं देना चाहें तो रिमूव कर दें, बस इतनी सी बात है। अब इसी खातून की बात लें तो देखिए, मेरा नाम प्रोफेसर आज़म है, मैं रिएक्शनिस्ट हूँ। मैंने कभी कहा कि मैं यहाँ पर बैठकर लेक्चर देता हूँ या मैं पढ़ाता हूँ, मैं लोगों को ABC सिखाता हूँ या मैं आदाब सिखाता हूँ या मैं अखलाकियात सिखाता हूँ। मैंने तो कभी इस तरह की बात नहीं की। या मैं कुछ साइंस पढ़ाता हूँ यहाँ पर, या मैं डॉक्टरी यहाँ पर किसी को सिखा रहा हूँ, या मैं कुछ साइकोलॉजिस्ट हूँ, मतलब साइकोलॉजी यहाँ पर सिखा रहा हूँ, मैंने ना मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैंने तो कभी इस तरह की बात ही नहीं की कि भाई मैं आप लोगों को तालीम दे रहा हूँ। मैंने तो हमेशा ये कहा कि मैं रिएक्ट करता हूँ, मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, मैं रिएक्शन देता हूँ। हाँ, एनालिस्ट मैं खुद को कह देता हूँ कि हाँ यार जो चल रहा हो तो मैं उस पर एनालिसिस देता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे देता हूँ। ठीक है। रही बात जाहिलों का ख़ानदान, तो भाई देखें ये मैं और आप तय नहीं कर सकते कि वो जाहिलों का ख़ानदान है या नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ एक दो लोग देखे इनके ख़ानदान में जो ज़रा पुट्ठी सीधी हरकतें करने वाले, 2-4 लोग। ठीक है। सारा ख़ानदान का तो आप जाहिल नहीं कह सकते ना। इनके ख़ानदान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर कभी भी नहीं आए और जिनकी जो है वो बेतहाशा हमने तारीफ़ें सुनी हैं। आप हुसैन भाई को देख लो, क्या वो बंदा सक्सेसफुल नहीं है? क्या वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है? हाँ, क्या वो बंदा तहज़ीब वाला, तमीज़ वाला नहीं है? उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं इनके ख़ानदान में जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन वो अच्छे लोग हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी जाहिलों का ख़ानदान? देखिए बात यह है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। अब सारे का सारा ख़ानदान अच्छा नहीं होता। हमारे ख़ानदान में भी ऐसे लोग हैं जिनको मैं कहता हूँ जो जाहिल हैं तो कहने का मतलब है कि पूरा ख़ानदान सारे मेरे जैसे नहीं है। मेरे ख़ानदान में रंग बिरंगे लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की नेचर का बंदा हर जगह पर पाया जाता है। अब यहाँ पर जो है वो इसी ख़ानदान में डीडी भी है, इसी ख़ानदान में हुसैन भी है, इसी ख़ानदान में साजिद भी है, इसी ख़ानदान में असगर भी है। आप कंपैरिजन कर लो, इसी ख़ानदान में सितारा भी है, इसी ख़ानदान में सलमा भी है। ख़ानदान एक ही है लेकिन अब पर्सनैलिटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है ना। तो अच्छे बुरे लोग हर जगह पर पाए जाते हैं। तो मैं कम से कम पूरे ख़ानदान को मैं जाहिल नहीं कह सकता। और दूसरी बात, मुझे दुनिया का कोई एक प्रोफेसर आप ढूंढ के दिखा दें जो पढ़े लिखे को पढ़ा रहा हो भाई जाहिलों को ही पढ़ाया जाता है ठीक है। मतलब मैं ये आपको जनरल बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर सामने बैठा जो बंदा जिसको वो प्रोफेसर पढ़ा रहा होता है, अगर वो नॉलेज वाला हो तो वो प्रोफेसर से पढ़ना ही ना आए, क्योंकि फिर उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, वो ऑलरेडी नॉलेज वाला है। पढ़ने के लिए वही बंदा जाता है जिसे नहीं पता होता, वही सीखने के लिए जाता है। तो मैं तो ख़ुद को कभी मैंने ये क्लेम नहीं किया कि मैं सिखाने वाला हूँ। मैं तो हमेशा ख़ुद को तालिब इल्म डिक्लेयर करता हूँ कि भाई मैं तो खुद सीखने वाला हूँ, मैं तो खुद तालिब इल्म हूँ, मैं तो खुद देखता हूँ, मैं तो खुद सीखता हूँ, समझता हूँ, मैं चीज़ों को एनालाइज़ करता हूँ, मैं अपनी जो वो पर्सनैलिटी बिल्डिंग पर काम करता हूँ, मैं अपनी शख्सियत को निखारने में, शख्सियत को बनाने पर मैं मेहनत करता हूँ कि भाई इंसान की सारी ज़िंदगी सीखने के लिए। मैं आज भी बैठकर मैं ट्यूटोरियल्स देखता हूँ अपने टेक्निकल कामों से रिलेटेड। मैं आज भी इंग्लिश स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग सीखता हूँ। मैं आज भी मैथ को सीखने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मैथ में मैं धुरदा चंद रहा हूँ जब पढ़ा करता था, हालांकि जब मैं पढ़ता था ना तब ये अलजबरा हो गई, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गई, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक इतना मुझे मज़ा आता था ना ट्रिग्नोमेट्री करने में। ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर में होती थी, इतनी मैं ट्रिग्नोमेट्री करता, इतना मैं जो वो प्रैक्टिस करता था। बाकी सारी क्लासेस छोड़ के मैं सारा दिन बैठा मैथ करता रहता होता था। इतने मोटे मोटे रजिस्टर मैंने भर दिए थे। लेकिन जब छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कभी हाथ नहीं लगाया आज मुझे जो वो नॉर्मल कैलकुलेशंस करने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है। क्यों? क्योंकि दिमाग को कभी उस तरफ लगाया नहीं ना। तो मैं अब सीखता हूँ। जब मैं वेला बैठा होता हूँ, मैं अपने माइंड में कैलकुलेशंस कर रहा होता हूँ। तो भाई देखें, माँ के पेट से कोई भी प्रोफेसर बन के नहीं आता, सारे ही इस दुनिया में आकर सीखते हैं। और जिसने नहीं सीखा होता वो जाहिल ही होता है। ठीक है। जाहिल लफ्ज़ आमतौर पर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जाहिलों को मंसूब कर दिया गया है, जाहिल लफ्ज़ को मंसूब कर दिया है उन लोगों के साथ के जो बेसिकली जो है वो जिनकी तरबियत अच्छी नहीं होती। असल में जाहिल होना जो है वो मतलब अनपढ़ होने का दूसरा नाम है जाहिल के, जिसे पता नहीं है। ये उर्दू का एक लफ्ज़ है, लेकिन इसको जोड़ उस तरह के लोगों के साथ गया, इस वजह से ये थोड़ा तकलीफ दे हो गया लफ्ज़। ठीक है। तो अनएजुकेटेड होना जाहिल होना ही होता है। तो जो भी अनएजुकेटेड होता है वही सीखने के लिए जाता है।
तो भाई अनएजुकेटेड लोगों को ही प्रोफेसर सिखाते हैं। प्रोफेसर जो, अगर प्रोफेसर उठ कर किसी प्रोफेसर को सिखाने लग जाए, वो चपेड़ मारेगा कि चल वे मैं खुद तेरे जैसा हूँ, तू मुझे सिखा रहा है वो कहेगा बाप को पढ़ा रहा है तो बाजी बात ये है, ये तो खैर मैं मजाक कर रहा था। तो बात यह है कि बाजी मेरा नाम प्रोफेसर आज़म है, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ यूट्यूब पर, प्रोफेसर नहीं लगा हुआ, मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैं रिएक्शनिस्ट हूँ, मैं रिएक्ट करता हूँ। जो चीज़ें सोशल मीडिया पर देखता हूँ वो चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर शेयर करता हूँ, ठीक है। बाकी रही बात जो है वो सितारा के ख़ानदान पर क्यों, तो भाई बात यह है कि मुझसे लोग जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए लोग, मेरी ऑडियंस वो मुझसे ये सुनना चाहती है। और जब मैं इन चीज़ों पर, इन टॉपिक्स को डिस्कस करता हूँ, लोग मेरा सुनना, मेरा बोलना पसंद करते हैं, लोग मेरे ख़यालात को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इस वजह से मैं ये करता हूँ। हाँ, जब मेरे पास टाइम हो गया, मैं कुछ और स्टार्ट करूँगा, वो वाली ऑडियंस भी बन जाएगी, लोग वो देखना चाहेंगे, मैं वो भी बताऊँगा, मैं ये भी बताऊँगा, मैं इस पर भी बात करूँगा, मैं उस पर भी बात करूँगा। समझ आ रही है आपको? तो देखिए, अगर एक और बात, एक बड़े, ये बात थोड़ी लंबी हो रही है, हम सॉरी, लेकिन एक और बात आपके कहने पे मैं ये छोड़ देता हूँ जी फ़र्ज़ करके चलें, मैं आपके कहने पर इनके ख़ानदान पर रिएक्ट करना छोड़ देता हूँ, तो फिर क्या ये जिनको आप जाहिल कहते हैं फिर वो पढ़े लिखे हो जाएंगे? फिर वो ठीक हो जाएंगे? हाँ, तो अगर उनको उनके हाल पर छोड़ देना तो वो ज़्यादा वर्स्ट है बनिस्बत है कि चलो मैं कम से कम कुछ ना कुछ इनपुट तो दे रहा हूँ ना, कुछ चलो अच्छी बात ही कर रहा हूँ। आप क्या आप क्या चाहते हैं कि मैं मज़लूमों को, सितारा मज़लूम है मेरी नज़र में, आपको क्या लगता है कि मैं मज़लूमों को बेड़ियों के आगे फेंक दूँ? यहाँ पर चलो मैं तो कम से कम मुनासिब अल्फाज तो इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, यहाँ पर तो पब्लिक को सी कहने वाले, पब्लिक को गलीज़ गलीज़ गालियाँ देने वाले, सितारा के ख़ानदान को गंदी गंदी गालियाँ देने वाले लोग पड़े हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं इनको खुला छोड़ दूँ, उनको खुला छोड़ दें इनके ऊपर के बस ठीक है, दो गालियाँ खुल के खेलो? क्या चाहती है बाजी आप? तो इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं, आप उनको इस तरह से भी डील कर सकते हैं जैसे मैंने किए। क्या मैंने को गाली दी? क्या मैंने उनकी इंसल्ट की? जिस लेडी ने कमेंट किया, हाँ, क्या मैंने उनको धुतकारा? क्या किया मैंने? आई एम श्योर कि जब उनको मेरा ये जवाब मिलेगा उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। इनफैक्ट उनको एक कामलियत का एहसास होगा कि हाँ यार, प्रॉपर जवाब दिया है बंदे ने, मुझे जलील नहीं किया। तो ये होता है, आप हेल्दी जवाब दें। ये क्या बात हुई, उठाकर कम्युनिटी पर लटका दें, आगे गालियाँ देने लग जाएँ, तो उसका क्या चला गया वो सुनीता आंटी का? है क्या आपने उनका क्या कम कर दिया? आपने ख़ुद को खुद जलील करवाया, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी तरबियत, अपनी जो एजुकेशन आपने शो करवाई कि लो जी हम इस कबील के लोग हैं, हम इतने गंदे लोग हैं कि हम हर किसी को गालियाँ देते हैं, हम नहीं देखते वो छोटा है बड़ा है, क्या है उसकी क्या एज है। आपको पता होना चाहिए, सितारा की माँ को वो अपनी छोटी बहन कहती है, सितारा की माँ से भी उनकी उम्र ज़्यादा है, छोटी बहन कहती है तो ज़ाहिर है तो बड़ी होगी वो एज में। बीबी आपकी तो दादी की उम्र की होगी वो तो आप उसको साजिद की यार बना रहे हो। लाख लानत है आप लोगों की पैदाइश पर, और क्या कहूँ। खैर जी, ये सब चल रहा है। खैर, जन्ना जान सिस्टर कहती हैं जी, जन्ना जान, कोई भी कुछ भी करे, 5 दिन में 15 किलो कम करना नामुमकिन है, और अगर ट्राई किया हुआ तो अब सितारा हॉस्पिटल में एडमिट होती। मतलब अगर सितारा ने ये ट्राई किया होता तो अब वो हॉस्पिटल में एडमिट होती। इफ़ सर्जरीज आर डन देन आल्सो शी हैव टू गो थ्रू रिकवरी स्टेज फॉर फ्यू वीक्स, देयर इज़ नो मैजिक। अब ये कह रही है कि एक तो 5 दिन में 15 किलो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर चलो सर्जरीज़ के थ्रू इन्होंने किया होता तो अब तक वो हॉस्पिटल में होती, या अगर कोई डेंजरस मेडिसिन नहीं होती तो हॉस्पिटल में होती। अगर सर्जरीज़ के थ्रू किया है तो फिर जो है वो रिकवरी के लिए कम से कम कुछ हफ्ते हॉस्पिटल में गुजारने पड़ते हैं। कुछ सर्जरी है, ज़ाहिर है भाई, वो कट लगाएंगे, अंदर से फैट निकालेंगे, ठीक है, तो बाकायदा बड़ा सीरियस किस्म का ऑपरेट होता है। तो ये हमारे हाथ पे एक ज़ख़म लग जाए ना, एक ज़ख़म, तो हमारी स्किन के अंदर गोश्त के ऊपर ये सारे पट्टे होते हैं, एक आध पट्टा डिस्टर्ब हो गया, कट गया, पूरा हाथ काम करना छोड़ जाता है। तो जब तक जो है वो ज़ख़म हील ना हो जाए, वो पट्टे अपनी जगह पर ना आ जाएं, तो हम अपने हाथ से प्रॉपर काम नहीं ले पाते। तो आप इस लेडी ने ऑपरेट करवाया होगा, ज़ाहिर है 5 दिन में तो ऑपरेट ही है, सर्जरी है और तो कुछ नहीं। अब उसने सर्जरी करवाई होगी तो वो भाग दौड़ भी कर रही, चल फिर भी रही है, कराची से इतना लंबा सफ़र भी करके आ गई, उसको कुछ भी नहीं आया, तो भाई क्या उसके पास कौन सी जादुई ताकतें? मैंने तो इस वजह से कहा था सिस्टर जादू, तो उसके पास कौन सा कोई फिर जादुई ताकतें हैं?
बाकी रही बात सर्जरी, भाई सर्जरी के पास जाना तो एक्सट्रीम होता है, सर्जरी की तरफ जाना। नॉर्मली तो जब वो अब किसी को अगर पता चल जाए ना कि भाई मेरा ऑपरेट होने वाला है, वो बीमारी एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा यार मैं बीमार ही ठीक हूँ सर्जरी से बेहतर है मैं बीमार ही ठीक हूँ। उसको बड़ा क्या सुन के मिन्नत तरला करके समझा बुझा के उसको बड़ा तसल्लियाँ दिलासे देकर उसको सर्जरी के लिए तैयार करते हैं पेशेंट को कि तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बस तुमने सोना है और जब उठना है तो सब ठीक हो जाना है, फिर 2-4 दिन की तकलीफ़ होगी फिर सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की तसल्लियाँ दे दिला के फिर उसे सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अब ये वेट लॉस करना तो ऐसा नहीं है ना कि वो उसके लिए सर्जरी करवाने को तैयार हो जाए। तो बस ये सिस्टर पता क्या है, ये ऐसे खाम खा जो वो कुछ भी इनके मुंह में आता है बक के चले जाते हैं, और इनकी बात के पीछे क्या मुहर्रकात होते हैं या फिर जो वो उसका क्या मतलब बन रहा है या किसी काम के क्या मुहर्रकात होते हैं इनको समझ ही नहीं है। बस इनके लिए जो है वो बोल देना ही काफ़ी है, मतलब बोल दिया तो वो सच साबित हो गया, हमने बोल दिया वो सच्चा हो गया, बस इतनी सी बात है। खैर रौरा सिस्टर कहती हैं, रौरा सिस्टर कहती हैं जी आज़म भाई ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ सो अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच सिस्टर, बहुत शुक्रिया आपका। व्हाट अ काउंटर अटैक विद फैक्ट्स, वेल डन, बहुत शुक्रिया जी। कोशिश करता हूँ, हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं जो बात सोशल मीडिया पर कर रहा हूँ उसको करने से पहले हर एंगल से खुद जांच लूँ, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं अपनी एक्सपीरियंस से ना सीखता हूँ। ख़ास तौर पे जब से मैंने जो है वो धक्के ठड्डे खाए हैं ना, उसके बाद से मैंने ये कर लिया कि मैं हर एक्सपीरियंस से, हर बैड एक्सपीरियंस से मैं सीखता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें हुई मेरे साथ, मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई बात की, मैं इस साइड पे था, मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखा, तो उसके बाद मुझे आगे से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि आज़म भाई आप यहाँ पे गलत हैं। खैर मुझे बुरा भला तो नहीं किसी ने कहा, लेकिन हाँ क्रिटिसाइज़ ज़रूर किया, मुझे समझाया ज़रूर कि आज़म भाई आप गलत हैं, ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे ही आपको देख सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो इससे मैं सीखता गया। इससे मैंने ये किया कि हर दफ़ा जब मैं बात करने से पहले मैंने हर एंगल से इसको देखना शुरू कर दिया, उस पर रिसर्च करना शुरू कर दी, उसको जो है वो डिफरेंट हवाले से उसको बारे में सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा यार ये हो तो फिर ये होगा, ये हो तो ये होगा, ऐसे है, ऐसे कर के ना अब मेरी ये प्रैक्टिस हो गई है कि कोई भी मामला होता है मैं उसके बारे में सोचता हूँ, रिसर्च करता हूँ और मैं उसके रियलिटी के करीब तरीन पहुँच जाता हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने यहाँ पर कोई बात की है, अपने तय की है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस अपने तय बात कर दी, पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, और कुछ दिनों बाद वो बात एज इट इज़ वैसे होती हुई नज़र आई मुझे। ठीक है, तो ये ऐसा इस वजह से नहीं है कि मुझे नॉलेज मिल गया है या अल्लाह माफ़ करे मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, नहीं, ऐसा इस वजह से है कि मैं डिफरेंट एंगल्स देखता हूँ। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि यार इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनमें जो रियलिटी के करीब तरीन होती है वो चीज़ ज़ाहिर है जो बंदा सोचता है फिर उसको आइडिया हो जाता है, जो रियलिटी के करीब तरीन होती है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो उससे ये होता है कि बात में वज़न पैदा हो जाता है, इसी का नाम लॉजिक है। और कौन सा लॉजिक आसमान से उतरी, यार उतरी तो आसमान से है, लेकिन एक और कौन सा कोई डायरेक्ट जो मुझ तक आती है, नहीं ऐसा नहीं है, गौर व फिक्र करने से आता है चीज़ें, और गौर व फिक्र तो करना चाहिए। आई विश थोड़ा वाईटी से निकल कर वो बंदियाँ थोड़ा नॉलेजेबल चीज़ों पर टाइम लगाएँ सिर्फ वो कहता ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले ये भी उन ख्वाहिशों में से एक है। मतलब ये ख्वाहिश है ना कि वो वाईटी से निकल कर थोड़ा नॉलेजेबल चीज़ों पर ध्यान देता हूँ, ये तो मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन ये कैसी ख्वाहिश है कि जिस पर दम निकले, ये तो मुमकिन ही नहीं है ना, तो फिर वो हराम की रोटी कौन कमाएगा। खैर जी, मुर्शिदा जहान कह रही हैं जी एक्चुअली दीज हेटर्स आर नज़र एट सिताराज डक टू चिकन्स, दिस इज़ द बिग रीज़न एंड रियलिटी। ये असल में ये कहना चाह रहे हैं कि जो डक के बच्चे जो मर गए हैं उन बच्चों पर इन हेटर्स की नज़र थी। देखिए ये बात भी ठीक है, इस बात में भी रियलिटी है। वजह नज़र तो कैसी चीज़ है ना कि जो ऊँट को लम्हों में देचकी के अंदर तक पहुँचा देती है। ठीक है, ऊँट के ऊपर बैठे हुए बंदे को कब्र में पहुँचा देती है। नज़र तो ऐसी बुरी चीज़ है। तो ज़ाहिर है ये हसद की मारी हुई औरतें, ये जो है वो ज़माने की सताई हुई औरतें, ये जो है वो सोसाइटी की धुतकारी हुई औरतें, ये ख़ानदान की रुलाई हुई औरतें जिनका आगे ना पीछे कोई नहीं, तो ज़ाहिर है वो जब दूसरों को हसद की निगाह से देखेंगे तो हसद तो दीमक की तरह खाता है ना, ऐसे खाता है जैसे लकड़ी को नमक खाती है। तो जब इस तरह की नज़र से देखेंगी तो नज़र तो उठा करके लगेगी ना। तो इस वजह से तो अक्सर सितारा की ऑडियंस सितारा को बोलती है कि भाई पहले ना बताया करो। उसने इस दफ़ा अकल का काम किया कि उसने अपनी जो डाइट वगैरह कर रही थी उसने कुछ नहीं शेयर किया, उसने नहीं बताया। उसने जब ऑन द टाइम आकर बताया तो वो भी उल्टा पड़ गया, वो हेटर्स उठा के बैठ के लो जी 5 दिन में कम कर लिया। तो वो बेचारी जाए तो किधर जाए। खैर नाइमा खान कहती हैं जी, नाइमा सिस्टर आपका नाम कितना अच्छा है।
मेरी खाला हुआ करती थी, उनका नाम नाइमा था, नाइमा खाला हम बोलते थे। खैर, नाइमा खान कहती हैं जी जलना इन औरतों की फ़ितरत है एंड सितारा का डिसिप्लिन होना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सो बेचारियाँ रोते रोते रिएक्शन देने लगती हैं। बैठे बैठे रिएक्शन देने की बजाय थोड़ा टहल कदमी कर लें तो ये भी फ़िट हो सकती हैं। पर जलन की मारने सिर्फ अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज करती हैं फ़ोन्स पर। ये बैठ कर क्या, मुझे तो लगता है सिस्टर जिस तरह से जितने खुमार से ये बोल रही होती हैं तो मुझे लगता है सोते हुए रिएक्शन देती हूँ। सुबह उठ के मुंह को टाके भी नहीं मारती होंगी, उठ के रिएक्शन देने बैठ जाती होंगी। बाकी रही बात ये टहल कदमी करके और ये उंगलियों की जो एक्सरसाइज करते हैं, ये बात ठीक है, ठीक है, क्योंकि अब इनके फार्मूले के हिसाब से जो इनका मामला है, जिस तरह से ये बात करते हैं तो इस हिसाब से तो ये उंगलियां भी मेरी, ये 4 उंगलियां हैं ना, एक अंगूठा 4 उंगलियां, तो ये कोई मोटी है कोई पतली है, तो ज़्यादा उंगलियों की एक्सरसाइज तो मेरी भी होती है ना। तो अब ये वाली उंगली सबसे पतली है, ये वाली उंगली उससे ज़रा मोटी है, ये सबसे मोटी है, ये उससे पतली है, ये अंगूठा सबसे मोटा है। तो अब यहाँ पर इस उंगली को जो है ना वो 2 इंजेक्शन लगे हैं, 2 इस उंगली को, ये ज़्यादा पतली हो गई ना, तो इसको 1 इंजेक्शन लगा है, इसको सिरे से लगा ही नहीं है, इसके हिस्से का इसको लग गया। क्यों? क्योंकि भाई बकौल इनके ये पतला मोटा तो इंजेक्शन से ही होता है, टीकों से ही होता है, वैसे तो होता ही नहीं है। तो फिर ये मेरी उंगलियां, ये तो सारी इनमें से कोई एक भी एक साइज़ की नहीं है। इनकी उंगलियां एक्सरसाइज कर करके यूँ इस पेंसिल की तरह हो गई होंगी। ठीक है, मेरी उंगलियां जो सारी एक छोटी मोटी हैं, पेंसिल की तरह नहीं, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं है ना उंगलियों की। तो वैसे भी ये टीकों का कमाल है, तो कोई मोटी है कोई पतली है, बस जी ऐसा ही है। खैर जी, समीना खान कहती हैं जी, समीना खान कहते हैं जी इन मोहतरमा के अपनों में से कोई नहीं मरता क्या? ये जो मरने वाली बात पर सितारा को बालों से पकड़ कर घसीटने की बात कर रही थी ना जो लड़ी, ये उनको रिस्पॉन्स कर रही हैं। कहते हैं जी इन मोहतरमा के अपनों में से कोई नहीं मरता क्या? तो क्या ये ऐसे, मतलब क्या ये उसे खा गई? मतलब इनके ख़ानदान में से अगर कोई मर गया तो क्या ये उसे खा गई हैं? बिल्कुल वैलिड बात की आपने, क्योंकि ये तो नेचुरल है ना, मतलब जो इस दुनिया में आया उसने जाना तो है ही, उसका जाना तय है, हर सांस लेती चीज़ ने फना होना है। तो अब क्या कहेंगे जो फलाना खा गया, फलाना खा गया, फलाना खा गया, तो ऐसे तो नहीं होता। एक बहाना होता है किसी भी चीज़ के चले जाने का, किसी के भी चले जाने का एक बहाना होता है, एक बहाना बनना होता है। नेचर हमेशा एक बहाना बनाती है, लेकिन जिसका जाना तय है उसने जाना ही जाना है, बहाना कोई भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं, मेरे ना वालिद साहब को लंग कैंसर था। मैंने अगले दिन भी अपनी वीडियो में बात की, जब उनकी डेथ हुई ना तो मैं 2 महीने मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रहा। तो अच्छा, अब जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन मतलब रात को मैं उन दिनों मैं शॉप पे होता था, तो रात को मैं शॉप बंद करके मैं घर गया ना, तो तबीयत उनकी काफ़ी नासाज थी, क्योंकि मैं उनके साथ ज़रा होता था, उनकी देखभाल मैं ज़रा किया करता था, और मैं ज़रा उनके लिए ना मतलब घर पे उनका छोटा मोटा उनको टैबलेट वगैरह को समझना, उनको इंजेक्शन वगैरह देना। तो जब मेरे वाला साहब की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई तो मैंने उन्हीं दिनों जो है वो एक डॉक्टर के पास मैंने 2 महीने रह के ट्रेनिंग ली थी, इंजेक्शन खुद लगाने की या फिर आईवी इंजेक्शन लगाने की या फिर जो है वो गोश्त में लगाने की, ये वो मैंने पट्टी वगैरह करने की, ये छोटी मोटी चीज़ों की मैंने इंजेक्शन ट्रेनिंग ली थी, ताकि जो है वो अबू की हालत कोई रात बरात कोई अप डाउन हो जाए तो ज़रा हर वक्त तो डॉक्टर के पास लेकर नहीं भाग सकते, दूर है, और अगर सीरियस हालत हो जाए तो चलो कम से कम जो चीज़ें डॉक्टर बताए उसको मैं समझ तो पाऊँ ना, मैं उसको अंडरस्टैंड कर पाऊँ। तो अब मैं ये चीज़ें जानता था, फिर अब्बू मेरी बात पर ज़रा अमल भी किया करते थे, मेरी बात मान लेते थे। तो अब जो है वो अम्मा बैठी हुई थी अब्बू के पास, अब्बू की तबीयत काफ़ी नासाज थी, रात 12-1 बजे का टाइम हो, मुझे मेरे पास अम्मा एक कहती कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जो है वो मैंने उनको कहा है कि हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं, और वो मान नहीं रहे, कहते कि नहीं मैंने नहीं जाना, बस मतलब वो हिम्मत हार गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे, कहते मैंने नहीं जाना, बस जो है ठीक है, ऐसे रात गुजर जानी है तो तुम जाके बात करो, शायद तुम्हारी बात सुन लें। तो खैर मैं गया अबू के पास, मैंने जो है वो उनके पास बैठ गया, प्यार से उनके सर पे मैंने हाथ फेरा, यूँ माथे पर मैंने बोसा दिया, और मैंने कहा कि अबू क्या ख्याल है, चलें हम हॉस्पिटल चलें? तो कहते नहीं बस अब क्या करना है हॉस्पिटल जाके। तो मैंने कहा होना या ना होना वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम ये है कि रात आपकी सुकून से गुजर जाएगी, मुझे लगता है मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। तो वो कहते चलो ठीक है जैसे तुम कहो। तो हमने खैर गाड़ी का अरेंज किया और हम ले गए हॉस्पिटल ले गए। अब जो है वो सारी रात उनकी तबीयत नासाज रही, मैं सारी रात, हालांकि सर्दियाँ थीं तो उनको शदीद गर्मी लग रही थी। अब कैंसर जो पेशेंट होता है ना, वो उसके अंदर से जो है वो ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई आग का गोला रखा हुआ है, इतनी हीट निकलती है उसके अंदर से। तो उनको बड़ी शदीद गर्मी लग रही थी, शदीद पसीना। तो मैं
उनके सामने खड़ा होकर उनको, एसी चल रहा था हालांकि, तो मैं पंखे से उनको हवा दे रहा हूँ, मतलब आईसीयू में थे ना, सर्दियाँ थी, अब जो है वो मतलब ठंडक थी वहाँ पर, एसी तो क्या चलना, ठंडक थी बहुत ज़्यादा, तो मैं सारी रात उनको वो पंखे से हवा देता रहा। अब सुबह के टाइम जो है डॉक्टर ने कहा, उनका बार बार सांस उखड़ा था, डॉक्टर ने कहा कि इनको ना मेडिसिन देनी है तो आप इनको कोई जूस वगैरह ला कर पिला दें। अब जो है वो मैं बाहर से जूस लेकर आया तो जूस ठंडा था, ज़्यादा सर्दियाँ थी तो जूस ठंडा था, मैं अपनी थी तो मैं ताज़ा लेके आया। डॉक्टर ने कहा था जूस पिला दो, तो अब ठंडा गर्म का मैंने नहीं देखा, मैंने लाकर उनको जूस पिला दिया। अब जब जूस उन्होंने पी लिया उनका सांस उखड़ गया, और अब वो सांस जब वो एक दफ़ा उखड़ा फिर वो पलटा ही नहीं, वो ठीक ही नहीं हुआ। सुबह के तो फजर का टाइम था जब उनकी डेथ हो गई। अच्छा, तो फिर बाद में डॉक्टर ने पूछा कि जूस ठंडा था गर्म था, हमने कहा जी ठंडा था, मतलब ऐसा गर्म नहीं था, नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल सर्दियों के दिनों में चीज़ें जैसे ठंडी होती हैं वैसे ठंडा था। वो कहते नहीं थोड़ा उसको नॉर्मल करके देना था। तो अब वो सांस उखड़ गया, अब बहाना क्या बन गया जी, जूस पिया, ठीक है, जूस पीने के बाद वो सांस नहीं वापस आया, सांस उखड़ गया। तो अब अबू की डेथ हो गई। जब वो सारा वहाँ के हॉस्पिटल की सारी कार्रवाइयाँ पूरी करके जब मैं और मेरा भाई हम बैठे हुए थे उसमें एम्बुलेंस में बैठे हुए थे, बॉडी को लेकर जा रहे थे घर में, तो मैं रोते हुए मैंने भाई को कहा कि मैंने जूस पिलाया, इस वजह से अबू की डेथ हो गई। तो मेरे भाई ने मुझे डांटा वहाँ पर, लिटरली, वो भी रो रहा था मैं भी रो रहा था, लिटरली उन्होंने मुझे शदीद डांटा। कहते कैसी बात कर रहे हो, तुम पागल हो, जूस पीने की वजह से डेथ होती किसी की। पिछले 6 महीने से हम उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनको कैंसर था, अंदर से खाली थी सारी बॉडी कैंसर ने उनकी, तुम कहते हो कि वो जूस पीने की वजह से हो गई। तो बात यह है कि बीबी वजह बननी होती है, वजह कोई भी बनती है, लेकिन हर ज़ीरो ने जाना है, इस दुनिया में जो आया है उसने जाना ही जाना है। मुझे क्यों कहता है कि तुम अपने बाप को खा गए हो, हाँ, तो ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता, ये अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। जो इस दुनिया में आया है, जो पैदा हुआ है, उसकी ज़िंदगी के दिन, टाइम, घंटे, मिनट, ईच एंड एवरीथिंग सब नोटेड होता है, वो लिखा हुआ होता है। उसने कब आना है, कैसे जाना है, उसने कब जाना है इस दुनिया से और क्या वजह से जाना है, ये सब कुछ नोटेड होता है। आप जो है वो एक जानवर के चले जाने पर, एक परिंदे के चले जाने पर आप उसको बालों से पकड़ कर घसीटेंगी, तो आप तो क्या कहूँ मैं आपको। खैर, कहते हैं जी हर ज़ी रूह की मौत लाजमी है, तो इसमें कौन सी अनोखी बात है, इनको कौन सा जुल्म दिख गया जो सितारा ने किया। हमारे पास भी परिंदे हैं, हमारे पास भी बर्ड्स हैं, उनमें से कभी कभी मर जाते हैं, हमें भी दुख होता है, लेकिन ये तो नेचुरल है। हमारे गांव में हमारे फ़िश फार्म्स हैं, ज़्यादा ठंड में बहुत सी फ़िशेस मर जाती हैं, तो क्या कोई जान के मार देता है? उफ़, ये पागल लोग। कहते हैं जी जो मोहतरमा ये बोल रही हैं उनके ही बाल पकड़कर उनको पागल खाने में धकेल देना चाहिए। बाजी फिर वो पागल खाने वाले कहाँ जाएंगे? फिर ये पागल खाने वालों को कहने लग जाएगी चाटूज़ हैं, ये सी हैं। ठीक है, वो पागलों को कहेंगे ये सी पब्लिक है, डॉक्टरों को कहेगी ये चाटूज़ हैं। तो वो पागल खाने वाले बेचारे रोएंगे कि यार ये क्या हमारे मत्थे मार दिए तुम लोगों ने। तो खैर कहते हैं क्योंकि ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है, ये वहशी बीस्ट हैं। एंड हाँ, यही बड़ी वाली सी हैं जो बज़ाहिर सितारा से नफ़रत शो करती हैं, लेकिन दिन रात उसी का नाम जपती हैं। घर वालों को छोड़कर सारा टाइम वाईटी पर पड़ी रहती हैं और गलाज़त देखती हैं, गलाज़त बकती हैं, उसी गलाज़त से कमाया हुआ हराम का खाती हैं। हम सितारा के व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहे इंजेक्शन लगवाए चाहे जो करे, उसकी बॉडी उसकी मर्ज़ी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके व्लॉग्स पसंद हैं तो शौक़ से देखते हैं और देखेंगे, चाहे ये सी अपना सर पटक पटक के मर जाएं, हु केयर्स। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। वजीहा जलानी सिस्टर कहते हैं जी, ये लास्ट कमेंट है, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, काफ़ी लंबी हो गई है। वजीहा जलानी सिस्टर कहते हैं जी आज़म भाई, ये औरतें जो इस तरह की गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये शरीफ ख़ानदान की हों या इनके हस्बैंड हों। घटिया से घटिया मर्द भी अपनी बीवी को या फिर माँ बहन को ऐसी गंदी ज़ुबान बोलने नहीं देगा। ये सब गंदी औरतें मुझे रेड लाइट एरिया की लगती हैं, जिनको ऐसी ज़ुबान आती बोलनी। अस्तगफिरुल्लाह। वजीहा सिस्टर पता क्या है, रेड लाइट एरिया की जो औरतें हैं ना, वो मेरी नज़र में वो भी इनसे बेहतर होती हैं।
उसकी वजह पता क्या है? वो अपना नुकसान करती, किसी दूसरे का नहीं करती। समझ रहे मेरी बात को? मतलब वो सर्विसेज देती हैं ना, तो अपनी बॉडी के साथ खेलती हैं, सर्विस के इवज़ अपनी बॉडी को वो यूज़ करती हैं। वो किसी दूसरे का नुकसान नहीं करती, किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं देती वो, ठीक है? अपने काम के साथ वो भी लॉयल होती हैं। और जिन लोगों से वो पैसे लेती हैं ना, मतलब जो उनके क्लाइंट्स होती हैं, जिन लोगों से वो पैसे लेती हैं, उनके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आती हैं। ये अपने व्यूवर्स को, जो इनके व्यूवर्स हैं, ज़ाहिर जो हमारी साइड के भी बेशक लोग जाकर इनकी वीडियो को देखते हैं, तो वो भी ज़ाहिर हैं, तो वो भी व्यूवर्स ही, वीडियो तो वो भी देखते हैं ना, तो वो भी व्यूवर ही हुए। तो ये क्या करते हैं? ये उनको गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। तो फिर बेहतर कौन हुआ, वो रेड लाइट एरिया वाली या फिर ये? तो खैर नाज़रीन, अभी तक इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और ज़्यादा अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।